महाराष्ट्र पर शाह नीति आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। न्यूज 18 से गृहमंत्री अमित शाह की बातचीत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नरम पड़ी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी के मुद्दे पर शिवसेना पहले आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए थी, लेकिन शिवसेना नेताओं के सुर भी अब नरम हुए हैं, राजनीतिक घमासान भी कम हुआ है। न्यूज 18 को दिए विस्फोटक इंटरव्यू में गृहमंत्री ने राज्यपाल कोश्यारी की सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी पर अपनी राय रखी और इसके साथ साथ उन्होंने मुंबई के सबसे विवादित मुद्दे सुशांत केस और बॉलीवुड में ड्रग्स के चलन पर भी अपनी बात रखी। दोनों मुद्दों पर अमित शाह के विचार सुनने के बाद सत्ताधारी पार्टियों के तल्ख तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। गृह मंत्री का एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देश के हर मुद्दे पर बेबाक सवाल। एमएसपी बंद करने की बात कहां पर, एक किसानों को भड़काने की बात। अमित शाह के हर मुद्दे पर दो टूक जवाब। बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है, बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। सुशांत केस से ड्रग्स चाल तक गृह मंत्री की राय। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी। अमित शाह के बयान से थमा महाराष्ट्र का सियासी घमासान। सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। बीजेपी से नाता तोड़े शिवसेना को करीब 1 साल पूरा होने वाला है और इतना ही वक्त उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने हो चुका है। गैर कांग्रेसवादी राजनीति की धुरी पर टिकी शिवसेना का पुराना नाता बीजेपी के साथ था। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि शिवसेना अपनी विचारधारा से उलट बहने वाली राजनीतिक धारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी, लेकिन नवंबर 2019 में ऐसा ही हुआ। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। तब से ही सागर किनारे बसी महाराष्ट्र की राजधानी में राजनीति के ध्रुव ही पलट गए। कभी संगी साथी रही दोनों पार्टियों के बीच खाई बन गई और बीजेपी शिवसेना के बीच आए दिन विवाद खड़े होने लगे। शिवसेना और बीजेपी के बीच जो ताजा विवाद खड़ा हुआ है वो हुआ है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी को लेकर। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मंदिर बंद रखने के संदर्भ में एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी की भाषा को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच गया। शिवसेना समेत उनके सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस ने भी इस चिट्ठी की भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया है। इस विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ से सीधा सवाल पूछा। महाराष्ट्र में जहां पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में भड़का सियासी घमासान एकाएक थम गया और सत्ताधारी दलों के सुर भी नरम हो गए। कि जो हमारा सबका जो गुस्सा फूट गया था उसका कारण क्या था, लेकिन अब ये विवाद खत्म हुआ है, खास करके गृहमंत्री जी के बयान के बाद। हम गृहमंत्री जी का आदर करते हैं। मुझे आशा है कि देश के सभी राज्यपालों को इस प्रकार के निर्देश अब दिए जाएंगे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल महोदय जी हमारे होते हैं, उसने अच्छे संबंध रखने चाहिए, चाहे सरकार किसकी भी हो। और गृहमंत्री जी ने यही संदेश सभी को दिया है।
जिस चिट्ठी पर सियासी घमासान खड़ा हुआ, आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिससे शिवसेना और सत्ताधारी दल अड़क उठे? 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राज्य के धार्मिक स्थल खोलने की अपील की गई। कोश्यारी ने उद्धव के लिए लिखा था, आप हिंदुत्व के बड़े तरफदार रहे हैं, लेकिन क्या आपको धार्मिक स्थल न खोलने का कोई दिव्य संदेश मिल रहा है? आगे कोश्यारी ने लिखा कि या फिर आप सेकुलर हो चुके हैं। कोश्यारी के सेकुलर शब्द लिखने पर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया। इस मामले पर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन अमित शाह का बयान सियासी आग पर पानी की तरह पड़ा। भगत सिंह कोश्यारी की इस चिट्ठी का जवाब 13 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे ने भी दिया और सेकुलर शब्द पर ऐतराज जताया। मेरे हिंदुत्व को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या आप अचानक से खुद ही सेकुलर हो गए हैं? आपको ऐसा सवाल क्यों पूछना है? क्या ये आपको मंजूर नहीं है? गृहमंत्री का बयान आने के बाद शिवसेना गृहमंत्री को धन्यवाद कर रही है। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने जिस ढंग से आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को चिट्ठी लिखी, वो गंभीर थी, गर्हणीय थी। उसकी आलोचना करने इतना मैं बड़ा नहीं हूँ, फिर भी लगता है कि राज्यपाल जी ने अपनी सीमाएं का उल्लंघन किया। और आज अमित शाह जी ने वही बात दोहराई है। मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, वही तो शिवसेना कह रही है। और दूसरा क्या कहते थे? क्या जरूरत थी कि ऐसे शब्द प्रयोग करने की? इस मामले में केंद्र सरकार का रुख देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार में साझेदार एनसीपी का रुख भी नरम पड़ा है। गृह मंत्री ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सबसे विस्फोटक राजनीतिक मुद्दे और जांच में उलझे केस पर भी अपनी बेबाक राय रखी। सुनिए, जब उनसे सुशांत केस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना? दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। अमित शाह के इस बयान पर शिवसेना का कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में सीबीआई की जांच चल रही है। देखिए, ये गृह मंत्री जी का अपनी भूमिका है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य का भी एक अधिकार होता है। ये एक लोकनियुक्त शासन है, लोकनियुक्त सरकार है, और ये जो अपराध है तो हमारे टेरिटरी में हुआ है। लेकिन सीबीआई आने के बाद भी नया कुछ निकला नहीं, वही था जो मुंबई पुलिस ने जांच की थी। लेकिन गृहमंत्री जी के बयान के बाद भी इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत बारे में जो कहा है, मुझे लगता है ये विवाद अब खत्म हुआ है। 14 जून को मुंबई में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में पंखे से लटके पाए गए थे। इस मामले पर परिवार और दोस्तों ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। इसके बाद इस केस की देश भर में चर्चा होने लगी। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि बिहार में राजनीतिक हित साधने के लिए सुशांत केस को हवा दी गई। देखिए, विवाद तो राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र सरकार ठीक ठाक जांच कर रही थी, जो सीबीआई ने भी अभी मान लिया है। तो फिर सीबीआई को जांच देने की, सौंपने की क्या जल्दबाजी थी? तो ये साफ है कि बिहार चुनाव में इसका कोई लाभ मिलेगा, ऐसा सोचकर ही सीबीआई को बीच में लाया गया था। अब सीबीआई को मेरे ख्याल से 2 महीने से ज़्यादा समय हुआ है।
तो यही समय जो था वो मुंबई पुलिस ने भी लिया था कि पूरी तरह से जांच हो, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था। सुशांत केस के साथ साथ हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री पर एक और दाग लगा। वो दाग है इंडस्ट्री में ड्रग्स के चलन का। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के फोन से ड्रग्स के इस्तेमाल, खरीद फरोख्त की चैट के रिकॉर्ड मिले, जिसके बाद एनसीबी ने ड्रग्स रखने बेचने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों से पूछताछ की गई। इस जांच के दौरान कहा जाने लगा कि हिंदी सिनेमा में ड्रग्स का चलन आम है और बड़े सितारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई जिन पर दावा किया गया कि बड़े सितारे ड्रग्स पार्टी करते हैं। इस पार्टी पर भी गृह मंत्री ने न्यूज 18 से बात की। उनसे विस्फोटक इंटरव्यू में ड्रग्स पर भी सवाल पूछा गया। बॉलीवुड में एक ड्रग्स का मुद्दा जो है सामने खुलकर आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ड्रग के मुद्दे को बॉलीवुड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ड्रग एक खतरनाक दूषण है, नासूर है। इसको जितनी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये 1.5-2 साल में ड्रग पर काफ़ी कठोर कदम उठाए गए हैं, नतीजे भी बहुत अच्छे मिले हैं। मगर मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग का कारोबार भारत के अंदर करने वालों को बहुत दिक्कतें आएगी। इस प्रकार का कानूनी बदलाव, ढांचागत बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बदल रहे हैं और इसके लिए इतनी मुस्तैदी के साथ उनको मैन पावर भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स केस में बड़े बड़े सितारों का नाम घसीटने पर भी ऐतराज जताया और गृह मंत्री के बयान के बाद शिवसेना ने इसका स्वागत किया है। ये बहुत बड़ी बात गृह मंत्री जी ने कही है और हम भी बार बार यही बात करते थे। ये ड्रग्स और नारकोटिक्स का मामला सिर्फ बॉलीवुड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे देश की और पूरे विश्व की समस्या है। इसलिए अगर गृह मंत्री जी ने कहा है ये पूरा जो ड्रग्स का मामला है वो पूरे जड़ से खत्म करना चाहिए, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अमित शाह के इस बयान के बाद महाराष्ट्र का सियासी घमासान थमता नजर आ रहा है। बिहार चुनावों को लेकर चल रहे तमाम कयासों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू सुर्खियों का सबब बन गया है। अमित शाह ने बिहार चुनावों पर अपनी रणनीति साफ करते हुए कह दिया है कि बिहार में चाहे बीजेपी की जेडीयू से ज्यादा सीटें ही क्यों ना आ जाएं, तब भी सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। न्यूज 18 इंडिया के खास प्रोग्राम राजनीति में दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने जो कुछ भी कहा उसने बिहार की सियासत में विरोधियों को सख्ते में ला दिया है। कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। एक नीतीश जी के साथ, एक एलजेपी के साथ, एक वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ, एक चौथे के साथ भी, तो 4 गठबंधन वाली भाजपा को ये लेमन-चूस देना जरूरी है नीतीश जी। बिहार चुनाव पर सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं। बिहार चुनावों पर अमित शाह की भविष्यवाणी। देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में शाह की सियासत का मास्टर स्ट्रोक। जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। बिहार चुनाव की सियासी रणभेरी बज चुकी है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं, जबकि एलजेपी इस बार खुद को एनडीए से अलग कर चुकी है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विस्फोटक इंटरव्यू ने विरोधियों को चौंका दिया है।
न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में बीजेपी सीटें चाहे कम जीते चाहे ज्यादा, बिहार की सत्ता के सिरमौर नीतीश कुमार ही रहेंगे। एक साल पहले आपने हमसे कहा था, जो कि एक बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पे कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी एक साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है? और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेंगे? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। मौजूदा वक्त में बिहार में एनडीए की सरकार है। एलजेपी चुनाव से पहले ही खुद को एनडीए से अलग कर चुकी है। बावजूद इसके अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया को दिए इस इंटरव्यू में साफ कर दिया कि बीते 15 साल में बिहार में जो काम एनडीए के शासनकाल में हुआ, वो एक बार फिर विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है। आप जब जनता के बीच आज जा रहे हैं इस गठबंधन के साथ, तो पिछले 15 साल में क्या क्या आपकी सरकार ने किया है जिसको कि आप जनता के सामने लेकर जा रहे हैं? ये 15 बनाम 15 जो आप 15 साल अपने और 15 साल लालू जी के कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप क्या बोल रहे हैं जनता को? सिर्फ इतना ही नहीं है जी। आप बिहार के 15 साल लालू जी के और 15 साल नीतीश जी के कंपेयर करना है तो मैं अभी कर देता हूं, मगर इसके साथ साथ केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 10 साल भी नहीं हुए, 6 साल समाप्त हुए। 6 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीब, जिसमें से बिहार में गरीब आबादी बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हो जी, उनके घर में बिजली पहुंचाई गई। हर घर में बिहार में बिजली है। आज शौचालय पहुंचाया गया है, गैस का चूल्हा पहुंचाया गया है, स्वास्थ्य योजना का 5 लाख तक का कार्ड पहुंचाया गया है। ढेर सारी सुविधाएं उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक प्रकार से गरीबों को नारे की जगह एम्पावर करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। दुर्भाग्य से हम चुनाव हार गए। सब मानते थे अब पैकेज का क्या होगा। हम पाई पाई का हिसाब दे सकने की स्थिति में है। बिहार में चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। एनडीए और महागठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। महागठबंधन को जहां सत्ता विरोधी लहर पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ एनडीए को मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन वाली सरकार पर विश्वास है। दावों और भरोसों के बीच लड़ी जा रही इस सियासी जंग में क्यों एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर भारी पड़ने वाला है, ये बात भी अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में लोगों के सामने रखी। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर जो दावे अमित शाह ने किए, उन पर आरजेडी ने पलटवार किया। अगर हसीन सपने ही देखने हैं 10 नवंबर तक तो आप आजाद हैं। कह दीजिए ना 3/4 भी क्यों, 243 सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन मुगालते में ना रहें। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हाँ, नीतीश जी को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, क्योंकि 4 गठबंधन में लड़ रही है भाजपा, एक नीतीश जी के साथ, एक एलजेपी के साथ, एक वो ओवैसी साहब की पार्टी के साथ, एक चौथे के साथ भी। तो 4 गठबंधन वाली भाजपा को ये लेमन जूस देना जरूरी है नीतीश जी। बिहार की सियासत के मौजूदा गणित को भी समझना जरूरी है। मौजूदा स्थिति का जिक्र करें तो जेडीयू 69, बीजेपी 54, एलजेपी 2, हम 1 और निर्दलीय 4
कुल मिलाकर 130 सीटें हैं एनडीए की, जबकि महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 80, कांग्रेस 25, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले 3 और निर्दलीय 1 होने के बाद कुल मिलाकर विपक्ष के पास 109 सीटें। बिहार चुनाव को लेकर यह सवाल भी उठता रहा है कि आखिर बीजेपी चुनाव में अपने दम पर क्यों नहीं उतरी। इस सवाल का जवाब भी नेटवर्क 18 की टीम को अमित शाह ने दिया। बहुत दिनों से इस बात में हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू में पूछा है, इस बात की चर्चा भी रही है, आपके कैडर्स की डिमांड भी रही है, लोग ये जानना भी चाहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती है। देखिए, जहां तक अकेले लड़ने का सवाल है, पार्टी के संगठन का विस्तार कितना हुआ है, विस्तार कर नीचे तक पैंट कितनी बनी है, और नीतीश कुमार जी जब से एनडीए बना तब से हमारे साथी हैं। पहले समता पार्टी हुआ करती थी, जॉर्ज साहब नेतृत्व करते थे जी, शरद यादव जी करते थे, बाद में नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो तब से हमारे पुराने साथी हैं और तोड़ने का कोई कारण नहीं है। एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, टूटा था, मगर अच्छा ही हुआ, फिर से आज वो एनडीए में है। तो सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है, गठबंधन का एक धर्म होता है, तो हमने धर्म को निभाया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 15 सालों में वो बरकरार रहे। ऊपर मोदी जी, नीचे नीतीश जी, ये डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे ले जाएगी। बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी पार्टियों की अपनी अपनी ताकत है। नीतीश कुमार की जेडीयू का कोयरी कुर्मी जाति पर दबदबा है, जिनकी आबादी लगभग 8 से 9% है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम महादलितों में मुसहर वोट बैंक पर अपना प्रभाव रखती है। दावा किया जाता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी का प्रभाव गया और उसके आसपास के इलाकों में अच्छा खासा है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी मल्लाह वोट बैंक पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती है। इनकी आबादी करीब 14% है। इतना ही नहीं, बिहार में बीजेपी की सवर्णों में अच्छी पैठ है। साथ ही नरेंद्र मोदी की छाया ने बिहार में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। देखिए, एलजेपी के अलग लड़ने से जातीय समीकरणों पर प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार रामविलास पासवान जो एलजेपी के संस्थापक हैं वो एनडीए के साथ थे और नीतीश कुमार दूसरी तरफ थे, तो ये काफ़ी वोट उधर के, उनकी डेथ भी हो गई, उनका बेटा कैंडिडेट है और वो उनका बेटा लीड कर रहा है अपने अभियान को, तो जाहिर है कि उनके लोग शिफ्ट करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की जो जातीय गठबंधन, महादलित, अति दलित और उनके अपने ओबीसी में जो उनका सेक्शन है, वो उधर जो लालू प्रसाद यादव के साथ है 2015 के चुनाव में, वो इधर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि अमित शाह को नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन पर पूरा भरोसा है, जबकि कांग्रेस अमित शाह के उसी दावे पर सवाल उठा रही है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। चुनाव से ठीक पहले नेटवर्क 18 को अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया, उसने विरोधियों के माथे पर शिकन की लकीरें जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि सियासी भविष्यवाणी में अमित शाह कितनी बार सच साबित हुए हैं ये पूरा देश जानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत से जुड़े तमाम कयासों पर विराम तो लगाया ही, साथ ही अमित शाह ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को लेकर भी रुख साफ कर दिया है। अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चिराग पासवान ने खुद ही गठबंधन से निकलने का फैसला किया। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान एक बार फिर मीडिया के सामने आए और गठबंधन से निकलने की वजह बताई। भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से
लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया है। पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, उसको कोई वोट कटवा बोले उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। गठबंधन से तो मैं ही अलग हुआ हूँ ना, गठबंधन तो मैंने अनाउंस किया ना, तो उसमें उन्होंने गलत क्या बोला। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमित शाह का सबसे विश्वसनीय इंटरव्यू। चिराग पासवान पर बीजेपी का रुख साफ। भ्रम की सियासत पर अमित शाह का वार। सियासत के मौसम में एक दूसरे पर भारी पड़ने की कसक हर सियासी दल में होती है, लेकिन बिहार की सियासी बिसात में एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान जो चाले चल रहे थे, उसका जवाब नेटवर्क 18 पर खुद अमित शाह ने दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में अमित शाह ने एलजेपी और चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। नेटवर्क 18 पर अमित शाह के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद एक बार फिर चिराग पासवान सामने आए और उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति उनकी अपनी थी। ठीक कह रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, जानकार हैं, बहुत वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मौजूदा दौर में बिहार की सियासत को लेकर विरोध का जो बीज एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने बोया है, उसमें एक तरफ नीतीश का विरोध है तो दूसरी तरफ चिराग का मोदी प्रेम। लेकिन अब एनडीए की घटक दल जेडीयू ने भी अमित शाह के दावे को सही बताया है। अमित शाह जी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू ने सारी चीज़ें साफ साफ कर दी। श्री चिराग पासवान का ये कहना कि उनके सैद्धांतिक मतभेद थे और सीटों पे कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर भी अमित शाह जी ने भंडाफोड़ किया है। वो बराबर श्री चिराग पासवान को उनकी पार्टी की हैसियत के मुताबिक उनको सीटें दे रहे थे। दरअसल चिराग पासवान ने करीब 4 महीने पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार के विरोध की रेखा खींच दी थी, लेकिन बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। अगर वो सफल होते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करते हैं तो एनडीए कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि ये वैसा तो नहीं होने देंगे। यही वजह है कि चिराग पासवान से जब बीजेपी के साथ भविष्य की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं होगा। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, पर हाँ उस सरकार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मैं राज्य में, मैं विपक्ष में मैं बैठना मैं चाहूँगा। राज्य में मैं नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हाँ
मैं ज़रूर चाहता हूँ, मेरा सपना है और मेरा संकल्प है कि भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में बिहार में डबल इंजन सरकार बने। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। वहीं अमित शाह के इंटरव्यू पर जब एलजेपी के रामेश्वर चौरसिया से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। आप देखिए 4 महीने से चल रहा था, तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन से एलजेपी बाहर हो गई क्योंकि एलजेपी के साथ समझौता नहीं है, नहीं होना भी नहीं था, इसलिए कि जो व्यक्ति 4 महीना पहले बोल दिया कि हम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के साथ नहीं चल सकते। उधर एलजेपी और बीजेपी के बीच चल रहे इस सियासी घमासान के बीच विपक्षी पार्टियां भी कूद पड़ी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह दावा किया है कि यह बीजेपी का नया प्लान है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और आज भी जब वो अलग चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया तो एनडीए से बाहर करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई। तो इसका दो अर्थ निकलता है, या तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर है जो चिराग पासवान के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, उनको एनडीए से बाहर नहीं कर रहा है, या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहमति से कर रहे हैं। बिहार की सियासी फिजाओं में भले ही वार पलटवार का दौर चल रहा हो, लेकिन अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बात जब सियासी मोर्चे पर प्लानिंग की आती है तो अमित शाह के मुकाबले कोई दूसरा नजर नहीं आता। शाह की आगे शी का सरेंडर। एलएसी पर भारत चीन विवाद पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारत चीन को हर स्तर पर जवाब देने में सक्षम है और भारत अपनी एक एक इंच जमीन को लेकर जागरूक है और उसे कोई छीन नहीं सकता। भारतीय गृह मंत्री के बयान की तस्दीक डीआरडीओ के उस वीडियो ने कर दी है जिसमें 18 अक्टूबर को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के सफल परीक्षण की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस एक वीडियो में चीन के लिए भारत का वो करारा जवाब छिपा है, वो करारा जवाब छिपा है जिसे देखकर चीन के होश उड़ना तय है। हमारी सेनाएं और हमारा नेतृत्व दोनों सक्षम हैं, इरादे बुलंद हैं। ये भारत के बुलंद इरादे की तस्वीर है। 130 करोड़ का भारत, इस प्रकार से कोई इसको दबा नहीं सकता है। ये भारत के प्रचंड पराक्रम की तस्वीर है। जवाब देने में हम सक्षम है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जवाब दिया भी जाएगा। कूटनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा, सेना की बातचीत के माध्यम से दिया जाएगा, सब तरह से दिया जाएगा। ये भारत के अखंड विश्वास की तस्वीर है। हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, पर उसको कोई छीन नहीं सकता। ये भारत की अटल प्रतिज्ञा की तस्वीर है। ये एक तस्वीर चीन की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। ये एक तस्वीर चीन के होश उड़ा देने के लिए काफी है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए वर्जन के सफल परीक्षण की तस्वीर है। जिसे देखकर चीन थर्रा उठेगा। 18 अक्टूबर को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। डीआरडीओ के मुताबिक यह परीक्षण चांदीपुर के आईटीआर से किया गया, जो सफल रहा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर
आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस ने अरब सागर के एक टारगेट को अपने अचूक निशाने से उड़ा दिया। के लिए बेहद खतरनाक साबित हो जाता है। इसको रोक पाना तो संभव है नहीं, साथ ही इसमें ऐसी क्षमता है कि ये बहुत नीचे उड़ते हुए दुश्मन के रडार से पूरी तरह बचते हुए, और अगर दुश्मन के ठिकाने पहाड़ियों के पीछे हैं तो ये सुपरसोनिक गति से उड़ते हुए भी पहाड़ी के ऊपर से जाकर और फिर स्टीप डाइव, एकदम डाइव लगा करके बहुत घातक हमला कर सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल जमीन, आसमान और समंदर से भी दागी जा सकती है। 18 अक्टूबर को भारत ने एक बार फिर से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर ये बता दिया है कि भारत की तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरे को पहले ही गिरा दिया जाएगा। इससे पहले ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन मिसाइल का टेस्ट 2017 में किया जा चुका है। उसके बाद 2019 में कम दूरी की मारक क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया जा चुका है। दरअसल इस बार ब्रह्मोस के परीक्षण की टाइमिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है, उस समय भारत का ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण चीन को एक सीधे और सख्त जवाब के तौर पर माना जा रहा है। भारत अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमाओं पर पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर चुका है। पहले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब ब्रह्मोस में बदलाव कर ये रेंज बढ़ाकर 400 किलोमीटर से ज्यादा तक कर दी गई है। चीन भी भारत के इस हथियार से खौफ खाता है, क्योंकि अभी तक उसके पास ब्रह्मोस का कोई जवाब मौजूद नहीं है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। यह एक मीडियम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और जमीन से दागा जा सकता है। भारतीय सेना के तीनों अंग यानी कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में इसे पहले ही शामिल किया जा चुका है, और चीन और पाकिस्तान तो ब्रह्मोस के नाम से ही थर-थर कांपते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के उस बुलंद इरादे की तस्वीर है, जिसका जिक्र भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के खास प्रोग्राम राजनीति के दौरान किया। उन्होंने ऐलान किया कि भारत हर स्तर पर चीन को जवाब देने में सक्षम है। अमित जी, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल में तनाव बना हुआ है हमारा पाकिस्तान के संग, एक तरफ चाइना के संग, और दोनों आपस में भी मुझे लग रहा है कुछ लोग आपस में भी उनका तालमेल है। तो ऐसे में अपने देश को हम लोग कैसे वो बचाएंगे? मतलब दोनों तरफ से हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है, तो इसको हम आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी सेनाएं और हमारा नेतृत्व दोनों सक्षम है, इरादे बुलंद हैं, और एक 130 करोड़ का भारत इस प्रकार से कोई इसको दबा नहीं सकता है, और सत्य हमारे पक्ष में है, दुनिया के ज़्यादातर देश हमारे पक्ष में है। मैं मानता हूं कि ये ठीक है, एक स्थिति होती है, कई बार ऐसा दिखता है, परंतु अब कुछ भी करना इतना सरल नहीं। जानकारों का मानना है कि ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण की तस्वीरें चीन के उस युद्धाभ्यास का करारा जवाब हैं, जिन्हें देखकर चीन के होश उड़ने तय हैं। भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफल परीक्षण एक और बात भी साबित करता है कि अब समंदर में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज दुश्मनों का काल बन जाएंगे।
एलएसी पर भारत के हाथों मिली शिकस्त के बाद चीन भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। असल में ताइवान के समर्थन के मुद्दे पर चीन फिर से बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक का कहना है कि चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववादी गुटों को समर्थन देकर सिक्किम को भारत से अलग करवा सकता है। असल में चीन की बौखलाहट की वजह उसका डर ही है। चीन को लगता है कि अगर भारत उसके सामने ऐसे ही डटा रहा तो दुनिया की सुपर पावर बनने का उसका सपना खाक में मिल जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने फिर दी भारत को धमकी। भारत की ताइवान समर्थन पर बौखलाया चीन। ताइवान मुद्दे पर चीन को लगी मिर्ची। सिक्किम को अलग करने की दी धमकी। गलवान और पैंगोंग में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त खाने के बाद चीन पहले से ही बौखलाया हुआ है और अब भारत के ताइवान को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद से चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा है। कुछ इस कदर कि चीन के सरकारी अखबार ने भारत को सीधी धमकी दी है। धमकी सिक्किम को अलग कर देने की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने धमकी दी है कि चीन उत्तर पूर्व भारत में अलगाववादी ताकतों को समर्थन देकर सिक्किम को भारत से अलग कर सकता है। हू शिजिन ने ट्वीट किया है, भारत की सामाजिक ताकतें ताइवान के मुद्दे पर खेल रही हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम उत्तर पूर्व भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर सकते हैं और सिक्किम को अलग कर सकते हैं। इन तरीकों से हम जवाबी कदम उठा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों को अपने बारे में सोचना चाहिए। उनका देश नाजुक है। चीन की 1 palm 5 finger स्ट्रैटेजी जो है, पाम है तिब्बत और जो 5 उंगली हैं वो हैं सिक्किम, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो सिक्किम 5 उंगलियों में से एक महत्वपूर्ण उंगली है। तो उसकी दृष्टि अरुणाचल पे भी लगी है, लद्दाख पे भी लगी है और सिक्किम पे भी लगी है। और भूटान नेपाल पे तो है ही है। नेपाल को तो काफ़ी हद तक उसने न्यूट्रलाइज कर लिया है, अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो ये चीन गिदर भपकी करता है। दरअसल चीन भारत में ताइवान के समर्थन पर बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया के खास प्रोग्राम राजनीति में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में ये कहा कि भारतीय फौज हर अतिक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग जी ने अभी कुछ हाल में कहा, एक कोई मिलिट्री बेस का कहीं पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जो है पीपल्स लिबरेशन पार्टी में कहा कि हमें दिलो दिमाग से जो है वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के? इस पर तो आप कह सकते हैं कुछ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर देश हमेशा तैयार रहता है। सेनाएं बनी ही इसके लिए हैं कि अगर कोई अतिक्रमण होता है तो सेना जवाब दे। तो आपको लगता है हमारी सेनाओं को भी इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए? ये बयान के रेफरेंस में मैं नहीं कह रहा, वैसे ही तैयार होती है हमारी सेनाएं जी, वरना भिड़ंत न होती उस दिन। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया में सिर्फ भारत ही चीन को टक्कर दे सकता है। लिहाजा चीन भारत पर किसी भी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार एलएसी पर जिस तरह से भारत ने चीन की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसे देखकर चीन बौखलाया हुआ है और उसे डर है कि अगर भारत ऐसे ही अपने रवैये पर डटा रहा तो इस इलाके में उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लिहाजा चीन अपनी जिद पर अड़ा है तो भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है।